मम्मा मम्मा कहाँ हो, चिल्लाती हुई साहिबा जल्दी जल्दी घर में घुसी। किचन में से गीले हाथ पोंछती मालाबाई ने बताया, दीदी तो नानी के फ्लैट पर गए हैं। नाना ने बुलाया था। आप भी जानते ही हो ना, मम्मा तो मेरे अस्पताल से लौटने तक घर से कहीं हिलती भी नहीं, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। आज ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? साहिबा झुल्ला कर बोले, कोई काम है क्या बेबी? आप जूस पी लो। दीदी जल्दी में निकल गई थी, जाते जाते मुझे हिदायत दे गई थी कि आपको जूस ज़रूर दे दो, पी लो वरना मेरी तो सामत आ जाएगी। नहीं माला मौसी, मुझे मम्मा से बहुत ज़रूरी काम है, बाद में आकर पी लूँगी, अभी नाना के घर ही पकड़ती हूँ। उनको पता है उनके बिना मेरा दिल नहीं लगता, घर में फिर क्यों चली गई? कहती हुई साहिबा बुलेट ट्रेन की तरह भागती नाना के फ्लैट जा पहुंची, जो कि बगल में ही था। नाना के बेडरूम के दरवाजे पहुंचते ही अंदर से आती आवाज़ों में साहिबा अपना नाम सुनकर ठिठक गई। अंदर से सुमन अपने माँ बाप से कह रही थी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ सोचा भी है आप लोगों ने कि साहिबा को पता चलेगा कि मैं नहीं उसकी असली माँ सुनैना है तो उस पर क्या बीतेगी? वह मुझसे नफरत करेगी कि इतनी बड़ी बात मैंने उससे इतने सालों तक छुपा कर रखी है। नहीं, कभी नहीं। पर बेटा, मुझसे सुनैना की हालत देखी नहीं जा रही, कैंसर की आखिरी स्टेज है, कभी कुछ भी हो सकता है। सुनैना रो रो कर हाथ जोड़कर मुझसे कह रही थी, सिर्फ एक बार साहिबा को गले लगाना चाहती है, उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती है, जिसे सुनने के लिए वह सारी उम्र तरसती रही, अपने दिल में पीड़ा लेकर घुटती रही, तड़पती रही। मरने से पहले मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगा, यह वायदा आज सुनैना से कर आया हूँ। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर रमेश जी ने सुमन को कहा, पर पापा, आप एक मरने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बेटी को जीते जी कैसे मार सकते हो? रोंदे गलों से सुमन बोली, बेटा, सुनैना के पिता विजय जी के मुझ पर बहुत एहसान है। जब जब मुझे ज़रूरत हुई वही संकट मोचन बनकर खड़े हो गए। रमेश जी रो रो कर कह रहे थे, पर पापा, आपने भी उनकी बिन ब्याही बेटी को कलंकित होने से बचाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सुनैना तो उस लफंगे लुच्चे विक्रम के साथ मुंह काला कर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप क्यों भूल जाते हैं, आज आपकी वजह से उनका सर ऊंचा है, वरना वे लोग क्या कहेंगे सोचकर रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर बेचारी साहिबा को रातों रात किसी कूड़े के ढेर या अनाथ आश्रम के झूले में डालकर उससे पीछा छुड़ा लेते। वो तो भगवान ने मेरे किसी अच्छे पुण्य का फल साहिबा के रूप में दे दिया। पापा, आप जानते हैं मैं सुनील से अलग होने के बाद कैसे अकेले साहिबा की परवरिश की है। उसके बिना मैं मर जाऊंगी। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरी साहिबा को मुझसे अलग मत करिए। रो रो कर सुमन का बुरा हाल था। उन लोगों का वार्तालाप सुनकर साहिबा की टांगें आश्चर्य और दुख के मारे कांपने लगी। उसे नाना और मम्मा की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सुमन जी उसकी माँ नहीं। बस इतने वर्षों से देख रही थी कैसे सुमन के रात दिन हर लम्हा हर पल बस उसी के इर्द गिर्द घूमते बीतते थे। साहिबा को जरा सा जुकाम भी हो जाता तो सुमन सब कुछ छोड़कर उसे गोद में लेकर बैठ जाती, और नाना नानी वो तो एक पल को भी उदास नहीं होने देते। कितने भी थके बीमारों पर साहिबा के मुंह से निकला एक भी शब्द उनके लिए ब्रह्मा वाक्य बन जाता। ये सब झूठ कैसे हो सकता है? साहिबा पसोपेश में थी, उसका बदन थर थर कांप रहा था। उसकी जोर से चीख निकली और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। साहिबा को सामने देख और यह जानकर कि साहिबा ने सब कुछ सुन लिया, सब हक्के बक्के रह गए। जल्दी से उसे अस्पताल ले गए।
साहिबा की हालत देख सुमन के हाथ पैर ठंडे हो गए थे और वो माँ जी को याद करने लगी। सुमन अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। सुमन और उसके पति सुनील के ब्याह के कई साल बाद भी संतान नहीं हुई, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का मन बनाया था। सुनील के माँ बाप किसी बाहर वाले बच्चे का गोद लेने को किसी हालत राजी नहीं थे। सुमन किसी अनजान व्यक्ति का बच्चा चाहती थी, जिससे बच्चे को कभी पता ही ना चले कि उसके असली माँ बाप नहीं है। बहुत समझाने के बाद सुनील के माँ बाप इस शर्त पर राजी हुए कि वे लड़की नहीं लड़का गोद लें। उनका सोचना था कि लड़की तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, उसके ब्याह पर जो खर्च होगा बेकार जाएगा। लड़का होगा तो उस पर किया गया खर्च घर घर में ही रहेगा। उसकी बहू को भी जो जेवर वगैरह दिया जाएगा घर में ही रहेगा, जबकि लड़की सब समेट कर दूसरे घर भरेगी। सुमन के पिता रमेश जी नौकरी के सिलसिले में जयपुर आ गए थे, पर उनका पुश्तैनी घर गांव में था। उनके पड़ोसी विजया से उनके घनिष्ठ संबंध थे। दोनों पड़ोसियों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दूसरे के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। विजय की बेटी सुनैना थी। सुनैना गांव के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, पर उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम इधर उधर गप्पे मारने में ज़्यादा लगता। गांव में सुनैना को एक बिगड़ल लड़के के साथ नैन मटक्का करते करते सुनैना और वो लड़का विक्रम एक दूसरे के प्रेम प्यार में पढ़कर कब संस्कारों की सीमा लांघ बैठे पता ही नहीं चला। बात जब तक सुनैना के माँ बाप को पता चली, पानी सर के ऊपर सरक चुका था। सुनैना गर्भवती थी। अबॉर्शन करवाने पर उसकी जान को खतरा था। खानदान की इज्जत और समाज की जिल्लत से बचने के लिए परेशानी की घड़ी में विजय जी को रमेश जी की याद आई। रमेश जी ने दोस्ती का मान रखते हुए फौरन सुनैना और विजय के लिए रहने का बंदोबस्त जयपुर में कर दिया। पैसे की विजय को कमी नहीं थी। पैसे के बल पर उन्होंने विक्रम को अगवा कराकर मोटी रकम दे उसे कहीं दूर भिजवा दिया, ताकि वह सुनैना की तरफ भूलने से भी रुख ना कर सके। कुछ दिन बाद सुनैना को बेटी हुई। विजय जी अस्पताल से नर्स और डॉक्टर से सांठ-गांठ करके नवजात बच्ची साहिबा को कहीं फिकवा देना चाहते थे, बल्कि उसे जिंदा ही नहीं रहने देना चाहते थे, ताकि उनकी बेटी का कलंक दुनिया में आने से पहले आते ही मिट जाए। सुमन के बच्चे न होने की वजह से रमेश जी और उसकी पत्नी परेशान तो थे। एकाएक उनके दिमाग में ख्याल आया, सुमन और सुनील एक बच्चा गोद लेना ही चाह रहे हैं, क्यों न सुनैना की बेटी ही ले लें। जान पहचान की बच्ची है, उसका भविष्य भी सुधर जाएगा। गांव में सुनैना बदनामी से भी बच जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रमेश जी ने अपने परिवार से सलाह लेकर विजय जी को मनाकर जयपुर में ही सुमन की गोद में सुनैना की बच्ची साहिबा डाल दी। सुमन और सुनील में शुरू से ही आपसी मतभेद के कारण उनका वैवाहिक जीवन कुछ ठीक ठाक नहीं था। सोचा था शायद बच्चे के आने पर कुछ ठीक हो जाएगा, पर रोज रोज के झंझट झगड़ों से तंग आकर सुमन ने रमेश जी से कहकर तलाक ले लिया। रमेश जी एक ही सोसाइटी में फ्लैट अपने और एक सुमन के लिए ले लिया। सुमन एक स्कूल में टीचर हो गई। सुमन ने बेटी का नाम साहिबा रखा। सुमन की दुनिया तो साहिबा से शुरू होकर साहिबा पर ही खत्म होती थी। सुमन के साथ साथ साहिबा नाना नानी की भी बहुत दुलारी थी। नाना की तो जैसे जान थी साहिबा। कोई फरमाइश साहिबा के मुंह से निकले और नाना उसे पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। कभी कभी सुमन रमेश जी को टोकती थी कि वे साहिबा की गलत साथ डिमांड को पूरा करके उसे बिगाड़ देंगे, पर रमेश जी कब सुनने वाले थे, हंसकर टाल जाते। 2-1 साल बाद रमेश जी सुमन और साहिबा को लेकर गांव भी जाते। सुनैना साहिबा को देखकर बहुत सुकून महसूस करती और सोचती कि शायद वह भी इतना प्यार और दुलार साहिबा को
ना दे सकती जितना उसे सुमन से मिल रहा था। उधर जब भी सुमन साहिबा को लेकर गांव जाती उसका दिल धक धक करता, कहीं ममता के आवेश में सुनैना साहिबा के सामने राज ना खोल दे। वह बहुत ही अनमने मन से साहिबा को गांव ले जाती। सुमन तो खानदान की किसी शादी ब्याह में भी जाने से कतराती, यही सोचकर कि कहीं कोई रिश्तेदार साहिबा की गोद लेने पर कोई टिप्पणी ना कर दे और साहिबा की कानों में कोई ऐसी वैसी बात ना पड़ जाए। कभी कभी साहिबा सुमन से पूछती, मेरे सब दोस्त कहते हैं तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मम्मी से बिल्कुल भी नहीं मिलती, बताओ मेरी शक्ल किससे मिलती है। सुमन को साहिबा के ऐसे अटपटे सवालों से बहुत डर लगता। रमेश जी ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में साहिबा का दाखिला करवाया। सुमन और रमेश जी की प्रेरणा से साहिबा पढ़ाई में अव्वल ही आती। रमेश उनकी और सुमन की दुनिया में तो जैसे साहिबा में सिमट कर रह गए थे। साहिबा का सिलेक्शन मेडिकल में हो गया। सुनैना के पिता ने सुनैना का आखिरी समय जानकर उसे उसी अस्पताल में दाखिल कर दिया जहां साहिबा इंटर्नशिप कर रही थी। तभी साहिबा होश में आ गए, सुमन भी माँ जैसे निकल गए। होश में आने पर साहिबा का निर्विकार चेहरा देखकर उसके दोनों हाथ पकड़कर सुमन ने रो रो कर उससे कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, अपने स्वार्थ के कारण मैंने तुझसे यह सब छुपाया। तुझे खोने का डर मेरी जान ले रहा था। इससे पहले कि साहिबा कुछ कहती, विजय जी बदहाव से आए और बोले, सुनैना अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुनते ही रमेश जी रोने लगे और कहा, मैं सुनैना की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका, वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसकी आत्मा साहिबा के लिए भटकती रहेगी। साहिबा एकटक सुनैना के पार्थिव शरीर को देख रही थी। उसे याद आ रहा था जब भी वह गांव जाती कैसे प्यार भरी नजर से सुनैना उसे एकटक देखा करती थी। लौटकर उसने एकाध बार सुमन से कहा भी था कि सुनैना आंटी का इस तरह देखना बड़ा अटपटा लगता है, पर सुमन उसकी बात को घुमाकर टॉफी की बदल देते। साहिबा सोच रही थी, एक वो माँ थी जिसने एक दुर्मिह बच्ची जो उसका ही अंश थी से अपना पीछा छुड़ा लिया सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, और ये माँ जो किसी दूसरे बच्चे के लिए ही जी रही है। विजय जी ने कहा कि सुनैना अपने जीते जी तो साहिबा के मुँह से मर शब्द सुनने को तरसती रही। वे चाहते हैं कि जब जब साहिबा सब कुछ जान चुकी है तो सुनैना की चिता को मुखाग्नि वही दे, ताकि अपनी बेटी के लिए उसकी आत्मा यूं ही भटकती ना रहे, उसे शांति मिले। सुनैना के क्रियाक्रम के बाद विजय जी के मन में स्वार्थ का सर उठाने लगा। सुनैना के मरने के बाद बुढ़ापे में अब कौन उनकी देखभाल करेगा, ये सोचकर उन्होंने रमेश जी और सुमन से कह दिया कि साहिबा उनका खून है, उनकी बेटी का अंश है और उनके खानदान का चिराग भी। उनकी पूरे जमीन जायदाद की एकमात्र हकदार है, वे उसे अपने साथ ले जाना चाहेंगे। सुनकर सुमन की तो जैसे जान निकल गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वह गिरने ही वाली थी। उसे बाहों में संभालकर साहिबा जो चुपचाप खड़ी सब कुछ देख सुन रही थी, एकाएक बिफर कर विजय जी की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, खबरदार जो मुझ पर हक जताने की कोशिश की। तब यह खून का रिश्ता कहाँ था जब आपने मुझे समाज और बिरादरी के डर से छोड़ा था। आपकी बेटी की चिता के साथ मेरा रिश्ता भी खत्म हुआ। रखिए अपने महल जमीन जायदाद अपने पास। मैंने अपने छोटे से घर में अपनी माँ और नाना नानी के साथ बहुत खुश हूँ। जन्म देने से ज़्यादा मजबूत रिश्ता परवरिश करने वाले की होती है। खून का रिश्ता ना होते हुए भी उनके प्यार की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि विजय जी की दलीलें धरी की धरी रह गईं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।